गुड मॉर्निंग। आज हम इतिहास में कक्षा 11th के इतिहास में आपको पहला चैप्टर है समय के प्रारंभ से प्रागैतिहासिक काल। कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर मानव की उत्पत्ति कब हुई, उससे संबंधित हमें जानकारी कब मिली, उन सब का विवरण इस वाले अध्याय में आप सबको बताया गया है या सिखाया गया है। तो सबसे पहले तो इतिहास क्या होता है ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इतिहास क्या होता है? इतिहास ज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें मानव के मतलब मनुष्य के विभिन्न पक्षों या स्तरों और भूतकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। इतिहास जैसे अपन किताब का जो चैप्टर है आपका इतिहास, अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विभिन्न पक्षों या स्तरों का और भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है या होता है, उसको इतिहास कहते हैं। अब आता है कि इतिहास तो अपन ने डेफिनेशन समझ ली। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर का यही नाम है। तो इसके अंतर्गत वह काल, वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य भी नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है वो पूर्णतः सभ्य भी नहीं है और जिसके बारे में कोई सामग्री भी, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अब आपकी समझ में आया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जैसे मनुष्य जब इस धरती पर आया था तो उस समय तो ना तो लेखन कला थी, ना कोई चित्रकारी थी। मनुष्य का ज़्यादातर समय किस चीज़ में व्यतीत होता था? अपना पेट को भरना। तो उसने केवल जो जीव जंतु थे, जंगली थे, उनको मारकर अपना पेट भरा और अपना जीवन सुरक्षित बनाने के उपाय किए। तो उस समय कोई भी चीज़ लिखित या क्रमबद्ध तरीके से हमें मनुष्य के बारे में जो जानकारी देती है उसके बारे में नहीं मिलती। उसी काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझ गए? अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल होता है जिस काल के लिए, जैसे कोई समय ऐसा है, उस समय के लिए कोई लिखित सामग्री अगर अपने को मिलती है या उपलब्ध है जिसमें मनुष्य सभ्य बन चुका है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। समझ गए आप? बिल्कुल क्लियर कि इतिहास क्या इसको कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मनुष्य सभ्य बन चुका होता है, ऐसी उम्मीद की गई है, और उसके संबंध में कोई लिखित सामग्री अगर अपने को मिलती है तो उस काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब पुरातत्व तथा प्रागैतिहास क्या होता है? जैसे पुरातत्व क्या होता है? जैसे पुराने समय में अगर कोई घटना घटित होती है या कोई चीज़ बनती है और वो चीज़ हमें आज मिलती है, तो उसका जब हम अध्ययन करते हैं, पुरातत्वविद जब उनका अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ उस सन में बनाई गई थी, उस समय के लोगों के द्वारा ये इमारतें बनाई गई थी या ये चीज़ें बनाई गई थी, तो वो चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? टीलों के रूप में, खंडरों के रूप में, प्राचीन स्थलों की खुदाई में जो चीज़ें मिल रही हैं ना, तो जिन विद्वानों ने वह एक विज्ञान का रूप उन्हें प्रदान किया, जिन विज्ञानों ने उन्हें एक विज्ञान का रूप प्रदान किया, उन्हें अपन क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद मतलब पुरातत्वविद के नाम से उनको जाना जाता है और पुरातत्वविद की ही देन है। पुरातत्वविद में आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूं कि जो भी, जैसे आज से कोई घटना 500 साल पहले हुई, तो उस समय की घटना की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? उसकी जानकारी आपको मिल सकती है कि या तो उस समय की कोई वस्तुएं हमें मिलें, जिनके द्वारा जो पुरातत्वविद होते हैं जो इनकी जानकारी निकालते हैं, उन टीलों को खुदवाते हैं, नीचे खंडर मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों की जानकारी जो ढूंढने वाले लोग होते हैं, जो जानकारी इकट्ठी करके हमें एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद
कहा जाता है। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल जो है, जिसमें हमें ना तो कोई लिखित में जानकारी मिलती है उनकी, ना उस समय इंसान सभ्य था वो जानकारी भी है, क्योंकि उसके द्वारा कोई चीज़ लिखी पढ़ी नहीं गई है। उसकी जो रहन सहन वेशभूषा वगैरह थी वो बिल्कुल सभ्य नहीं थी। तो उसकी जानकारी के हमारे पास साधन क्या है, किस तरीके से हम उस समय के जान सकते हैं? इस काल के मानव ने अपने कुछ अवशेष और चिन्ह छोड़े हैं। उस समय जब प्रागैतिक काल था तो उस समय के लोगों ने कुछ चिन्ह या कुछ निशान ऐसे छोड़े जिनसे हमें प्रागैतिक काल की जानकारी मिलती है। अब उन्होंने ऐसे क्या चिन्ह छोड़ दिए, जिसमें पहला है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? किसी मरे हुए इंसान, जीव जंतु या पशु पक्षी का अंग मिलना जीवाश्म कहलाता है। तो पहला तो जीवाश्म मिला। दूसरे उनके हथियार और औजार मिले। वो शुरू में हथियार किस चीज़ के बनाए जाते थे? लकड़ी के बनाए जाते थे हथियार, क्योंकि उस समय लोहे का आविष्कार तो हुआ नहीं था और किसी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था। लेखन कला उस समय थी नहीं कि जो उस समय के तत्कालीन लेखक उसको अपनी लिख के पद्धति को बताते। तो पहली जानकारी हमें प्रागैतिक काल की मिलती है जीवाश्म के द्वारा, दूसरी मिलती है उनके हथियार और औजारों के द्वारा, तीसरी मिलती है अस्थियाँ। अस्थियाँ क्या होती हैं? जैसे शायद आप लोग जानते होंगे, जब कोई इंसान मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो उसके बाद उसका जब हड्डियाँ रह जाती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अस्थियाँ बोलते हैं उसकी। अस्थियाँ अर्थात कंकाल। जैसे कोई जानवर मर गया, उस जानवर को वो पड़ा हुआ है जंगल में, तो उसका जो मांस और खाल है वो तो जंगली जानवरों ने खा ली। अब केवल उसकी हड्डियों का जो ढांचा पूरा स्ट्रक्चर डला रह जाता है, उसको कंकाल भी कहा जाता है या अस्थियाँ भी कहा जाता है। अब चित्रकला के नमूने, चित्रकला के नमूने जैसे उन्होंने कोई घर बनाया, किसी तरह का मिट्टी का बनाया, तो उस पर उन्होंने उसकी एक छोटी सी डिज़ाइन बना के देखी कि इस घर को अपन कैसे बनाएंगे। अभी छोटा बनाते हैं, फिर अपन बड़ा बनाएंगे। तो वो चित्रकला हो गई। चित्रकला में कुछ नाचते हुए लोग भी दिखाए जाते हैं, कुछ गीत गाते हुए, कुछ युद्ध करते हुए और कुछ पूजा पाठ करते हुए, कुछ लड़ाई लड़ते हुए। इस तरह के चित्रकला के नमूने होते हैं जिनसे अपने को उन समय के बारे में जानकारी मिलती है। और पांचवा क्या है? अन्य कलात्मक अवशेष। अन्य कलात्मक अवशेष मतलब, अवशेष तो उन्हीं को बोलते हैं जो कंकाल होते हैं या अस्थियाँ होती हैं। अवशेष मतलब जैसे आधी अधूरी जानकारी कला की, जैसे किसी को कोई बांसुरी बजा रहा हो या कोई नृत्य कर रहा हो या कोई और लेखन कला कर रहा हो, लेकिन उनकी प्रॉपर अपने को समझ में नहीं आती, तो वो उसको क्या बोलते हैं? अन्य कलात्मक अवशेष वो कहलाते हैं। तो प्रागैतिक काल के बारे में जानकारी एकत्रित करने के हमारे पास ये साधन हैं। साधन नंबर 1 जीवाश्म, दूसरा हथियार और औजार, तीसरा अस्थियाँ या कंकाल, चौथा चित्रकला के नमूने और पांचवा आता है अन्य कलात्मक अवशेष। ठीक है। अब आता है पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ और मानव विकास। ये भी उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। भाई पृथ्वी पर जब इंसान का सबसे पहले इंसान आया तो उसकी क्या स्थिति थी, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या उसके बर्ताव थे? क्योंकि उस समय ना तो कोई बोली थी, ना कोई भाषा थी, ना कोई लेखन कला थी, ना कोई वस्त्र थे। तो उस समय तो उसके संबंध में सबसे पहले जो महान मानव जीवन के वैज्ञानिक हुए चार्ल्स डार्विन। उनका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन, जो मानव सभ्यता के प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो चार्ल्स डार्विन का कहना था कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान स्वरूप में आया है। जानवर ही थे, इंसान जब पैदा हुआ तो वो जानवर था और क्रमिक रूप से जब उनका विकास होता गया तो वो इंसान के रूप में आया। जैसे आज हम आप देखते हैं भालू होता है, भालू जब 4 पैर से चलता है, जब वो खड़ा हो जाता है तो आप लोगों ने क्या देखा? मुझे लगता है कि कुछ ये इंसान जैसा है, दिखता है ऐसा इंसान जैसा। बंदर है, बंदर को अपन क्या मानते हैं? बंदर 4 पैर का है। अगर बंदर खड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे? सीधा प्रॉपर खड़ा हो जाए तो 2 उसके हाथ हो गए, 2 पैर हो गए। तो बंदर को भी इंसान का एक रूप कहा जाता है कि वर्तमान में पहले इंसान भालू था, बंदर था, तो धीरे धीरे जब उसमें क्रमिक विकास हुआ तो वो एक इंसान के रूप में आया।
तो जी किसका मानना है? चार्ल्स डार्विन का। मानव क्रमिक विकास का जो काल है, मनुष्य के जो क्रमिक विकास हुआ उसका काल है 360 से 240 वर्ष पहले माना जाता है। 340 से 240 वर्ष पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होती हैं? कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जैसे ईसा पूर्व मतलब कहने का तात्पर्य कि ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले की घटनाएं कहलाती हैं ईसा पूर्व, और उनके बाद की घटनाएं ईसा पूर्व के बाद ईसा बाद की घटनाएं कहलाती हैं। तो ये अपनी घटनाएं हैं 360 से 240 वर्ष की, ठीक है। तब एशिया में तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। स्तनपायी किसको कहते हैं? स्तनपायी को कहते हैं जो जमीन पर रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसे भालू है, बंदर है और भी जीव जंतु हैं, तो उनको स्तनपायी रूप में अपन जानते हैं। तो उनको पहले क्या नाम दिया गया? प्राइमेट नामक श्रेणी का उनके का उद्भव हुआ सबसे पहले। दूसरा, 240 लाख वर्ष पहले, क्या 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक और समूह उत्पन्न हुआ। मैंने अभी जो आपको बताया ना कि 360 से 240 वर्ष पहले, मतलब ये 340 वर्ष नहीं है, लाख वर्ष हैं। क्या है? 340 से 240 वर्ष, लाख वर्ष पूर्व पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड के नाम से जाना जाता है। कौन किसके नाम से जाना जाता है? होमिनाइड के नाम से जाना जाता है। जैसे बानर है, बानर मतलब बंदर, अर्थात बंदर इसी समूह में सम्मिलित थे। कौन से समूह में? होमिनाइड में। लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्य के समान प्राणी होमिनाइड अस्तित्व में आया। कब आया? 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर होमिनिड नाम का प्राणी अस्तित्व में आया। होमिनिड को आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया। इन शाखाओं में सबसे पहले कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहली, और होमो, दो है शाखाएं जी। कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, ये दो प्रजाति निकलती है होमिनिड से आगे चलकर। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होती है? सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव काल का जो इतिहास है वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। कितने लाख वर्ष पूर्व? 56 लाख वर्ष पूर्व। ये इस तरह के इंसान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते थे। ये मनुष्य की तरह खड़े हो सकते थे, लेकिन सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता इनमें अधिक नहीं थी। जैसे आज भालू है, भालू अगर चारों पैरों पे चलता है, लेकिन उसको अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो खड़े होके ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम। तो कहने का तात्पर्य इस तरह के जो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो सीधे खड़े होकर चलने की उनमें क्षमता अधिक नहीं थी। इनके हाथों की दक्षता भी सीमित थी। हाथों की दक्षता मतलब जो आज इंसान है, इंसान अपने हाथों से सभी कार्य कर सकता है, लेकिन जैसे अगर भालू से या बंदर से बोला जाए कि अपने हाथ से तुम ये काम करो, वो काम करो, ये चीज़ उठाओ, तो वो नहीं कर सकता था, उसकी क्षमताएं उतनी नहीं थी। तो इस तरह की प्रजाति को अपन ने शुरू में क्या माना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब आता है होमो। दो ही शाखाएं तो थी इसकी, होमिनिड की। अब दूसरी कौन सी है? होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जी। होमो क्या है? होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मानव, मतलब मनुष्य से, जिसका अर्थ क्या है? होमो का मानव। होमो के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। अगर होमो की बात आती है तो इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। विद्वानों ने
जो होते हैं, इसके इतिहासकार होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उन्होंने होमो प्रजाति की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण किया। होमो प्रजाति की जो विशेषताएं थीं उसके आधार पर उनके वर्गीकरण किए। नंबर 1, होमो हैबिलिस। पहला, होमो हैबिलिस कौन होते थे? औजार बनाने वाले मानव, जो औजार बनाना जानते थे, चाहे वो लकड़ी के औजार ही उस समय बनते थे। इस प्रजाति के जीवाश्म इथोपिया में, जीवाश्म मतलब जो शरीर का कंकाल डला रह जाता है उनका, उस तरह के जीवाश्म कहाँ मिले? इथोपिया में, ओमो और तंजानिया के गोर्ज में प्राप्त हुए। इन 3 जगहों पर प्राप्त हुए। कौन कौन से इस प्रजाति के जीवाश्म? इथोपिया, ओमो और तंजानिया के गोर्ज में। दूसरे आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या होते हैं? सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मानव। सीधे खड़े हो गए और पैरों के बल चल रहे हैं, इस तरह के मनुष्य। इस प्रजाति के जीवाश्म हमें कहाँ पर मिले? अफ्रीका में, एशिया में, और दोनों ही महाद्वीपों में प्राप्त हुए। अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में इस तरह के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए। कौन से? होमो इरेक्टस के। अब आता है होमो सैपियंस। तीसरा भाग है इसका, होमो सैपियंस। चिंतनशील या प्रज्ञावान मानव, अर्थात आधुनिक मानव इस प्रजाति के जीवाश्म। आधुनिक मानव मतलब जो वर्तमान में मनुष्य हैं, इस प्रजाति के मानव के जीवाश्म विश्व के अनेक स्थानों पर मिले। जो कब से मिले? जो 1.9 लाख वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। इस तरह के जो आज का वर्तमान इंसान है, इसके जो जीवाश्म मिले हैं वो हमें अनेक स्थानों पर मिले हैं विश्व के, जो जिनका समय काल है 1.95 लाख वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक के इनके अवशेष हमें विश्व में बहुत जगह मिले। अब इसी के अंतर्गत चौथा आता है हाइडेलबर्गेसिस। हाइडेलबर्गेसिस जी चौथा है। इस मानव के जीवाश्म जर्मनी के हाइडेलबर्ग से प्राप्त हुए। हाइडेलबर्ग एक शहर है जर्मनी का, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये होमो स्पेसियस प्रजाति का ही मानव है। यह मानव 8 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित था। इस मानव प्रजाति के जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये इनके अलग अलग काल हैं। मनुष्य के, वर्तमान मनुष्य जो है उसके स्थिति के जो कंकाल मिले या जीवाश्म मिले वो वर्तमान अलग अलग कालों में अलग अलग देशों में उनको प्राप्त हुआ। ठीक है। अब प्रागैतिक काल का नामकरण कैसे हुआ? प्रागैतिक काल के औजार, जो औजार और हथियार हमें प्राप्त हुए हैं, जो मैंने अभी बताया था ना कि प्रागैतिक काल में हमें कुछ औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं, वे पत्थर के बने हैं या पाषाण के हैं। पाषाण, पत्थर या पाषाण के। इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास के काल को पाषाण काल, क्योंकि उस समय के जो औजार या हथियार हमें मिले हैं वो पत्थर के या पाषाण के मिले हैं। ऐतिहासिक विश्लेषणों के आधार पर पुरातत्वविद मतलब इस तरह की जो खोज करने वाले लोग होते हैं, ज़मीन के अंदर खोजते हैं कि कितने कौन सी चीज़ कब मिली, इनको पुरातत्वविद कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर पुरातत्वविद 25 लाख वर्ष पूर्व के काल को पाषाण युग का प्रारंभिक काल मानते हैं। मतलब आज से 25 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है या उनका मानना है। अब पाषाण काल का विभाजन कैसे हुआ? पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया गया। पाषाण काल को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं, पुरापाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। पुरा पाषाण काल क्या होता है? इसका आधार जो समय माना जाता है 25 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। 25 लाख वर्ष से नीचे तक आके 12,000 वर्ष तक के काल को अपन पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल में मनुष्य कई तरीकों से अपने भोजन जुटाते थे, जैसे अपमार्जन, शिकार और मछली पकड़ना। ये इनके भोजन के प्रमुख साधन थे जिनसे ये भोजन प्राप्त करते थे। इस काल में मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य केवल एक ही रहता था कि अपनी पेट की भूख को शांत करना। और इस काल में जो औजार हमें प्राप्त होते हैं उनकी जीवन शैली, उससे हमें उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पत्थर के औजार बनाने के प्रयोग किए जाने संबंधी प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? इथोपिया में, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था, इथोपिया में प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले के पत्थर के औजार ऑस्ट्रोलोपिथेकस मानव ने बनाए थे। ठीक है। और इस काल में मनुष्य के द्वारा अग्नि की खोज एक महत्वपूर्ण घटना थी। कौन से काल में? पुरा पाषाण काल में अग्नि की खोज एक महत्वपूर्ण घटना थी। मानव द्वारा अग्नि के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यूरोप से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? यूरोप में। और इस काल में, पुरा पाषाण काल में, मृतकों को दफनाने की प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व, 30 लाख वर्ष पूर्व पहले हमें प्राप्त हुए हैं। मतलब मनुष्य जब मर जाता था तो उसको दफनाने की प्रथा थी, उसको और कोई तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है? बीच का काल। इसका समय वर्ष होता है, समय है 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष के पूर्व माना जाता है। 12,000 वर्ष से लेके 10,000 वर्ष। और पुरा पाषाण काल का कार्यक्रम कौन सा माना जाता है? 25 लाख वर्ष से लेके 12,000 वर्ष तक का पुरा पाषाण काल। मध्यकाल होता है आपका 12,000 वर्ष से लेके 10,000 वर्ष तक का काल मध्यकाल कहलाता है। इस काल में मनुष्य के द्वारा छोटे छोटे औजार भी निर्मित किए गए थे, जिनमें लकड़ी के हैंडल भी मिलते हैं। लकड़ी के ही हथियार इनको मिलते हैं उस समय। इस काल में मनुष्य सामूहिक रूप से एक स्थान पर रहने लगे थे, एक कबीला बनाकर या समुदाय के रूप में, एक अपने 10 परिवारों के साथ, 20 परिवारों के साथ सामूहिक रूप से रहने लगे थे। इस काल में मनुष्य जो है ना मांस को भूनकर भी खाने लगे थे, क्योंकि अग्नि का इन्होंने आविष्कार कर लिया था पुरा पाषाण काल में। तो इस काल में इन्होंने क्या किया? जो मांस लाते थे उसको भूनकर भी खाने लगे थे। और इस काल में ये लोग पशुपालन से भी अच्छी तरह परिचित हो गए थे, पशुओं का पालन करने लगे थे। लेकिन पशुओं में भी उसने कुत्ते को पालना सबसे पहले प्रारंभ किया। कुत्ते से अपने उनके घर की या जो समुदाय था, कुटुंब था, जो कबीला था, उनकी रखवाली भी होती थी। उन्होंने कुत्ते को पालना मध्यकालीन में शुरू किया था। और इस काल में जब मनुष्य मर जाता था तो उसको दफनाने के साथ साथ उसके संग भोजन सामग्री भी उसकी रखी जाती थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में मानव में परलौकिक की भावना का जन्म ले लिया। परलौकिक की भावना कैसी? कि भाई इस जन्म में आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, और आप अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ऐसी परलौकिक की भावना थी। इसीलिए मनुष्य के साथ भोजन की सामग्री भी दफनाते समय रख दी जाती थी, जिससे कि वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर भूखा नहीं रहेगा, उसको भोजन वहाँ मिलेगा। अब आता है आपका नवपाषाण काल। 2 काल हो गए आपके। अब नवपाषाण काल का समय कौन सा है? 8,000 से 1500 ईसा पूर्व तक का समय जो होता है उसको नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो इस काल में मनुष्य के द्वारा अन्य कालों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उन्नति मनुष्य ने की। तो तीनों कालों को अलग अलग मैंने टाइम पे विभाजित किया है, आप अच्छे से समझ लें। पहला काल था 25 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक। मध्यकाल था, मध्यपाषाण काल था 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक। और नवपाषाण काल था 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य के द्वारा अन्य कालों की अपेक्षा तेजी से उन्नति की गई थी।
इस काल में प्राप्त जो औजार हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये औजार केवल शिकार या आखेट करने के लिए नहीं बनाए गए थे, वरन दैनिक कार्यों के लिए भी इनको निर्मित किया गया था। दैनिक कार्यों में क्या उपयोग होता है औजारों का? इस युग में महत्वपूर्ण औजार जो है ना, पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है, हंसिया, तीर कमान आदि भी इसी काल में हमको नवपाषाण काल में प्राप्त हुए। और कृषि इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कहने का तात्पर्य मनुष्य यहाँ तक आते आते कृषि का कार्य करना उसने आरंभ कर दिया था, अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए। विद्वानों का मानना है कि 10,000 वर्ष से लेकर 4,500 वर्ष तक का जो समय हुआ था, उस समय में मनुष्य ने विभिन्न जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। किस काल में सीखा था इन्होंने? 10,000 वर्ष से लेकर 4,500 वर्ष के बीच में उसने कुछ जंगली जो पौधे थे उनके लिए, उनको अपने लिए उपयोगी बनाना, और साथ ही जंगली जानवरों को या पालतू जानवरों को अपने लिए पालना शुरू कर दिया था। इस काल में क्या होता था? गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, फल, शाक व कपास की खेती करना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था। इस काल में मानव ने कुत्ते के अतिरिक्त, पहले कुत्ते का पालन किया जाता था, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। इस काल में क्या हुआ? कुत्ते के अतिरिक्त उसने बकरी को, भेड़ है, भैंस, गाय, बैल आदि पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। इस काल का मानव अनाज पीसने के लिए दो पत्थर उसने गोल गोल ले लिए, खंडों को चक्की की तरह प्रयोग करना सीख लिया था उसने। अब उसने कि जैसे अनाज हो गया, अब अनाज को सीधे कैसे खाएंगे, तो उसने क्या हुआ, 2 पत्थर लिए, 2 पत्थरों पे यह ऐसे ऐसे करके रगड़ना शुरू कर दिया, तो वो जो बीज होता था वो टूट जाता था। उसको फिर वो बना के दलिया वलिया या जैसे भी उपयोग करते होंगे वो करना उन्होंने शुरू किया था इसी काल में। इस काल में मानव ने घास फूस, मिट्टी, पत्थर आदि की सहायता से आवास बनाना भी शुरू कर दिया था। जैसे आप लोग देखते होंगे गाँव में आज भी घास फूस से मड़ैयाँ बनाई जाती हैं, तो उसी तरीके का जे उस समय के लोगों ने घास फूस के द्वारा, इनकी सहायता से, मिट्टी व पत्थर की सहायता से अपना घर रहने के लिए भी बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि उन घरों में उसको बाहरी सुरक्षा उसको प्राप्त होने लगी और सर्दी और गर्मियों से उसका बचाव होने लगा था। और इसी काल में मनुष्य ने क्या किया था? बालों तथा पौधों के रेशों से, बाल जो होती हैं और पौधे होते हैं उनके रेशों से वस्त्र बनाना भी सीख लिया था। इस काल में कपास की खेती भी होने लगी थी। जैसे आपने सुना होगा रेशम का कपड़ा होता है, रेशम मलमल होती है, तो ये सबरे होते हैं, जो एक कीड़ा होता है, उस कीड़े से एक वो धागा सा बनता चला जाता है, उस धागे से अपने को ये प्राप्त होते हैं रेशम और मलमल। अब कपास की खेती भी इस काल में प्रारंभ होना शुरू हो गई थी। अब चौक समझते हो? जो कुम्हार बर्तन बनाता है तो एक गोल चौक होता है जिसको वो डंडी के सहारे घुमाता है, बीच में मिट्टी रख देता है, उस मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, मटका बनाता है, दिए बनाता है, छोटे छोटे गिलास, कुल्हड़ सब तरह के बना लेता है। तो इस काल में चाक का आविष्कार जो है ना, नवपाषाण काल के लिए अर्थात मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण घटना थी। जैसे अग्नि का आविष्कार उन्होंने किया, उसी तरह से इन्होंने चाक या पहिए का आविष्कार भी किया, जिसके द्वारा इन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया। पहले इन्होंने मिट्टी के बर्तन उस पर बनाए, जैसे कुल्हड़ है, मटका हैं और गिलास हैं, चाय के जो वगैरह इस तरह के कटोरी हैं, वो सब उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। और जब जो चाक बनाया, इसने गोल गोल बनाया, तो उन्हीं चाकों को बड़ा रूप देकर लकड़ी के उसने गाड़ी के पहिए भी बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें जानवरों को जोतकर, जो आपने देखी होंगी देहात क्षेत्रों में बैलगाड़ियाँ रहती थी पहले पूर्व के काल में, तो वो उन्होंने शुरू कर दिए थे उन तरह के बड़े बड़े पहिए बनाना और उनमें जानवरों को जोतकर चलना शुरू कर दिया था, जिससे आवागमन के साधन हो गए थे। और इस काल में मानव धर्म का भी उदय हो गया था, हैं? इस काल में लोग प्रकृति के विभिन्न शक्तियों के रूप में पूजा करने लगे थे। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के रूप में पूजा कैसे करते थे? जैसे नदियाँ जितनी होती थी उनको वो भगवान का या देवी देवताओं का रूप मानते थे।
कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, पीपल का, बरगद का, इनकी पूजा भी करने लगे थे कि जिससे हमको इनसे आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस काल में मनुष्य ने धर्म के प्रति भी भावना का इनके अंदर उदय हुआ। तो ये आपका एक चैप्टर है पहला, समय के प्रारंभ में प्रागैतिहासिक काल। अब इसको आप धीरे धीरे आराम से लिखें क्वेश्चन आंसर वगैरह, और जो भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है उसको आप छोड़ दें। और विद्यालय में कभी भी 12 बजे के बाद आप आएँ, मैं आपको मिलूँगा, आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करूँगा। तो आपका इतिहास में आज पहला चैप्टर हो रहा है प्रागैतिहासिक काल, समय के आरंभ से प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ओके बेटा।